प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर में हमारा टॉपिक चल रहा था वायरस के बारे में। हमने उसके सामान्य लक्षण, वायरस की संरचना, वायरस का ट्रांसमिशन किस प्रकार से होता है, ये जान चुके हैं। विद्यार्थियों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि विषाणु अपना गुणन, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, अपनी संख्या में बढ़ोतरी किस प्रकार से करते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो इसी के बारे में है कि विषाणु अपनी संख्या में किस प्रकार बढ़ोतरी करते हैं, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ वायरस, विषाणु का गुणन। तो आइए जानें विषाणु का गुणन। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने विषाणुओं के संचरण के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम जो टॉपिक ले रहे हैं उसको हम तंबाकू मोज़ेक वायरस का उदाहरण लेके समझेंगे। TMV यानी टोबैको मोज़ेक वायरस के बारे में हमने पहले भी पिछले वीडियो में भी जाना था। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो TMV है उसका संचरण किस प्रकार से होता है। कल भी हमने चर्चा की थी कि TMV या टोबैको मोज़ेक वायरस का संचरण स्पर्श द्वारा बाय कॉन्टैक्ट होता है, यानी जो संक्रमित पादप हैं वो स्वस्थ पादपों के जब संपर्क में आते हैं, उनसे कांटेक्ट करते हैं, तो स्वस्थ पादप भी संक्रमित हो जाते हैं। तो तंबाकू मोज़ेक जो विषाणु है, टोबैको मोज़ेक वायरस, तंबाकू की सिर्फ पत्तियों को ही संक्रमित करते हैं। विषाणुओं का संचरण बहुत प्रकार के कीटों जैसे माइजेस, स्यूडोसोलेनी माइजेस, सर्कमफ्लेक्सस, मैक्रोसाइफम सोलेनिफोलाई तथा घास फोदक द्वारा होता है, जो विषाणु कणों को परपोषी कोशिकाओं के अंदर पहुंचा देते हैं। विषाणु का यांत्रिक साधनों द्वारा भी संचरण होता है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी जाना था। जैसे संक्रमित पौधे की पत्तियों के स्वस्थ पौधे की पत्तियों के रगड़ जाने से या पौध लगाते समय, चूँकि यह विषाणु अत्यधिक संक्रमणकारी होता है, अतः यदि एक किसान संक्रमित तंबाकू का इस्तेमाल स्वस्थ पौधों के पास करता है तो स्पर्श विधि द्वारा उनमें रोग फैल सकता है। तो इस प्रकार से तो उनका संचरण, उनका ट्रांसमिशन होता है, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आपके मोबाइल स्क्रीन पर एक डायग्राम, एक चित्र दे रखा है, जिसमें अलग अलग स्टेप में ये समझाया गया है कि एक विषाणु, एक वायरस का जीवन चक्र किस प्रकार से पूरा होता है, यानी वह अपनी संख्या कैसे बढ़ाता है। तो सबसे पहला है अटैचमेंट। वायरस किसी भी परपोषी कोशिका या होस्ट सेल से अटैच हो जाता है। जो ग्रीन कलर की संरचना है, स्ट्रक्चर है छोटी सी, वह वायरस है, और येलो कलर की जो संरचना है, येलो और पिंक कलर की, ये परपोषी कोशिका है, होस्ट सेल है, तो उससे वायरस अटैच हो जाता है। दूसरा चरण है पेनिट्रेशन, यानी उसमें उसको भेदन करना, उसको वेधना। वायरस पेनिट्रेट यानी वायरस कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाता है, उसको भेद देता है। तीसरा है अनकोटिंग। अनकोटिंग का मतलब होता है, हमने पहले भी जिक्र किया था विद्यार्थियों, कि वायरस का जो प्रोटीन आवरण है वह संक्रमण नहीं फैलाता, संक्रमणकारी केवल उसका न्यूक्लिक अम्ल भाग होता है। तो अनकोटिंग में प्रोटीन कोट रिमूव्ड, नेक न्यूक्लिक एसिड एंटर। तो जो प्रोटीन वाला भाग है वह बाहर ही रह जाता है, केवल उसमें प्रवेश क्या करता है, न्यूक्लिक अम्ल, चाहे वो DNA हो चाहे RNA हो, वह प्रवेश करता है। चौथा है सिंथेसिस, यानी न्यूक्लिक एसिड रेप्लिकेटेड एंड प्रोटीन मेड। अब जो न्यूक्लिक अम्ल परपोषी कोशिका में प्रवेश करेगा, वह परपोषी कोशिका का जो संसाधन है, जो मशीनरी है, उसका उपयोग करते हुए अपने अनुसार प्रोटीन का निर्माण करता है। यह महत्वपूर्ण बात होती है वायरस के बारे में, कि वायरस परपोषी कोशिका में प्रवेश कर जाता है और परपोषी कोशिका की मशीनरी का, परपोषी कोशिका के संसाधनों का उपयोग करते हुए अपने अनुसार प्रोटीन का निर्माण करता है। उसके बाद असेंबली। वायरस कण वापस से असेंबल हो जाते हैं और रिलीज हो जाते हैं, मैच्योर वायरस रिलीज्ड हो जाते हैं। तो ये एक इस प्रकार जीवन चक्र है। दूसरा जो चरण होता है संक्रमण यानी इन्फेक्शन।
संक्रमण विषाणु कण के पूर्ण रूप से कोशिका में प्रवेश द्वारा होता है। विषाणु कण के अलग अलग किए गए भागों से संक्रमण नहीं होता है। फ्रैंकल कॉनरॉड ने आरएनए क्रॉड से प्रोटीन आवरण को रासायनिक विधि द्वारा अलग किया तथा पाया कि प्रोटीन आवरण अकेला संक्रमण करने में सक्षम नहीं होता। आरएनए अकेला लेकिन पूर्ण विषाणु कण की तुलना में बहुत कम संक्रमणकारी होता है। यानी जो आरएनए होगा वो अकेला भी संक्रमण फैला देगा, लेकिन अगर संपूर्ण विषाणु होगा तो वह ज़्यादा संक्रमण फैलाएगा। परपोषी की कोशिकाओं में विषाणु के आरएनए एवं प्रोटीन की अलग अलग प्रवेश कराने पर ये परपोषी कोशिकाओं के विकरों द्वारा अपघटित हो जाते हैं। एक और भी महत्वपूर्ण बात है कि अगर अलग अलग प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल को अलग अलग प्रवेश कराएंगे तो परपोषी कोशिका के जो एंजाइम हैं वो इनको नष्ट कर देते हैं। अकेले आरएनए का राइबोन्यूक्लियेज विकर द्वारा तेजी से अपघटन हो जाता है, जबकि संपूर्ण विषाणु कण परपोषी कोशिकाओं में अपघटन के प्रति प्रतिरोधी होते हैं, अतः स्थिर एवं जीवित रहते हैं। अगर केवल राइबोन्यूक्लिक अम्ल प्रवेश करेगा, केवल आरएनए प्रवेश करेगा तो उसको राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम तेजी से अपघटित कर देता है। जबकि संपूर्ण जो वायरस है वो प्रवेश करेगा तो वह अपघटन के प्रति प्रतिरोधी होगा और वायरस नष्ट नहीं होगा। संक्रमण के लिए परपोषी कोशिका भित्ति की क्षति होना आवश्यक है, जिससे संक्रमण के लिए जगह बन जाती है। यह कार्य कीट वाहकों के शुंड द्वारा या अन्य बाह्य कारकों द्वारा होता है। इन संक्रमणशील जगहों द्वारा विषाणु कण यानी विरियन परपोषी में पहुंच जाते हैं तथा कोशिका झिल्ली के संपर्क में आते हैं। कोशिका पायन यानी पिनोसाइटोसिस प्रक्रिया द्वारा ये विषाणु परपोषी के कोशिका द्रव्य में पहुंच जाते हैं। अब जो विषाणु कण है उसने परपोषी को संक्रमित कर दिया और संक्रमण के लिए विषाणु का परपोषी कोशिका में पहुंचना आवश्यक होता है। और वो पहुंचना किस प्रकार से होता है? किसी भी कीट के द्वारा या किसी बाह्य कारक के द्वारा कोशिका भित्ति नष्ट हो जाती है और परपोषी कोशिका को अंदर प्रवेश करने के लिए जगह मिल जाती है। और फिर कोशिका भित्ति के अंदर जब वो प्रवेश कर जाता है तो कोशिका पायन यानी पिनोसाइटोसिस के द्वारा ये परपोषी के जीव द्रव्य में भी पहुंच जाते हैं। पिनोसाइटोसिस या कोशिका पायन विधि क्या होती है विद्यार्थियों? जब कोशिका किसी पदार्थ को अपने अंदर ग्रहण कर लेती है उसे पिनोसाइटोसिस या कोशिका पायन कहते हैं। अब बात आती है मल्टीप्लिकेशन यानी विषाणु का गुणन। विषाणु कणों के परपोषी के कोशिका द्रव्य में पहुंचने पर सर्वप्रथम विषाणु का आरएनए उसके प्रोटीन आवरण से बाहर निकल जाता है। इसमें कुछ मिनट का ही समय लगता है तथा इसे ग्रस्त अवस्था एक्लिप्स स्टेज कहते हैं। यानी जब पूरा विषाणु कोशिका के अंदर परपोषी कोशिका के अंदर प्रवेश कर गया तो सबसे पहले उसका आरएनए या उसका जो डीएनए होगा यानी जो आनुवांशिक पदार्थ होगा, जो न्यूक्लिक अम्ल होगा, वह प्रोटीन आवरण से बाहर निकल जाता है और इस अवस्था को ग्रस्त अवस्था कहते हैं। इसके बाद विषाणु कणों के गुणन की अवस्था शुरू होती है। विषाणु का प्रोटीन आवरण परपोषी कोशिका द्रव्य में ही रहता है, जबकि आरएनए वाला भाग एक कोशिका से दूसरी कोशिका में चला जाता है, जिससे नए विषाणुओं के भागों का निर्माण होता है, जो कि इकट्ठे होकर बहुत सारे विषाणु कण बनाते हैं। ईसाओं एवं उनके सहयोगियों के अनुसार चुकंदर पीत विषाणु के कण एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जीवद्रव तंतु या प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा जाते हैं। तो विषाणु अपनी संख्या में बढ़ोतरी करता है और उसका जो आनुवंशिक पदार्थ होता है या न्यूक्लिक अम्ल होता है वो प्लाज्मोडेस्माटा कोशिका द्रव्य तंतुओं के द्वारा एक कोशिका से दूसरी कोशिका में गमन करते हैं। विषाणु आरएनए और प्रोटीन का निर्माण किस प्रकार से होता है? सर्वप्रचलित धारणा के अनुसार विषाणु प्रोटीन एवं विषाणु आरएनए दो अलग अलग तंत्रों से बनती है। परपोषी कोशिका में पहुंचने के बाद विषाणु की आरएनए उसकी कोशिका अभियांत्रिकी पर प्रभुत्व जमा लेती है। जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे, जैसे ही कोशिका में पहुंचेगा वायरस तो उसका न्यूक्लिक अम्ल
परपोषी कोशिका के ऊपर कंट्रोल कर लेता है, अपना प्रभाव जमा लेता है, प्रभुत्व जमा लेता है तथा उसको परपोषी कोशिका भाग बनाने के बजाय विषाणु भाग बनाने के काम में लेती है और वायरस उसको वायरस कण बनाने के लिए निर्देशित करता है। यानी जो मशीनरी है, संसाधन है, वो तो परपोषी कोशिका के रहेंगे, लेकिन वो निर्माण विषाणु कणों का करेगा। इसके बाद विषाणु के भाग इकट्ठे होकर नए विषाणु कण बनाते हैं। हायरा एवं वाइल्डमैन के अनुसार केंद्रक में उपस्थित केंद्रक नए विषाणु आरएनए बनाता है, जो बाद में केंद्रक के चारों ओर उपस्थित केंद्रीय झिल्ली में उपस्थित छिद्रों द्वारा कोशिका द्रव में पहुंच जाते हैं। टीएमवी प्रोटीन का निर्माण कोशिका द्रव में उपस्थित अंतःद्रव्य जालिका पर विभिन्न भागों के जुड़ने से होता है। ग्रस्त अवस्था लगभग 6 घंटे तक चलती है, तब तक विषाणुओं की प्रथम संतति कोशिका द्रव में बन जाती है। दूसरी धारणा में रेड्डी 1972 के अनुसार विषाणु का प्रोटीन एवं आरएनए दोनों परपोषी के कोशिका केंद्रक में निर्मित होते हैं। विषाणु के विभिन्न भागों के जुड़कर नए विषाणु बनने की प्रक्रिया भी केंद्रक में होती है। बाद में ये नए विषाणु कण कोशिका द्रव में इकट्ठे हो जाते हैं। तो विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।